तो आज हम बल तथा दाब चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, बल तथा दाब होता क्या है। देखो, बल का परिचय हमारे जीवन में भी ये बहुत सी जगह देखने को मिलता है। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि किसी भी चीज़ को धक्का देना या खींचना। ठीक है, अब जैसे जब आप सुबह स्कूल जाते ही हो, ठीक है, बैग उठाते हो, उसमें भी बल का इस्तेमाल कर रहे हो, है ना, उठा रहे हो ना, दाब लग रहा है ना। जब आप फुटबॉल खेल रहे हो या क्रिकेट खेल रहे हो, उसमें भी बल का इस्तेमाल लग रहा है। ठीक है, तो ये एक तरीके की अदृश्य शक्ति होती है जो हमें दिखती नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव ज़रूर पड़ता है ना। हम कुछ भी कर रहे हैं, प्रभाव तो पड़ ही रहा है ना। अब तुम साइकिल चला रहे हो, तब भी वो साइकिल आगे की तरफ बढ़ रही है ना, तो हम उसकी गति में परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, उसकी स्थिति में परिवर्तन आता है, मतलब ना उसके आकार में परिवर्तन आता है। ठीक है, अगर कोई चीज़ दबाओगे बल से तो वो पिचक जाएगी। ठीक है, और हम बेशक इसे रोज़ाना अपने उसमें पहचान ना पाएँ, लेकिन ये हमारे ना आसपास ही रहती है। अगर हम चल रहे हैं तो बल लगा के चल रहे हैं, तभी तो आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो हम इस चीज़ पे ध्यान थोड़ा ना देते हैं। हमने सोचा था कि ये भी एक टॉपिक हो सकता है। टॉपिक हमने कभी सोचा नहीं था कि ये भी एक टॉपिक हो सकता है। ये भी एक साइंस है जो कि हम इस पे ध्यान तो नहीं देते, लेकिन बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर हम भाई बल लगा ही ना पाएँ तो हम आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, हमारे जीवन का अभिन्न अंग है ये। और क्या कहते हैं ना, सरल शब्दों में अगर मैं तुम्हें बताऊं तो किसी चीज़ पे धक्का देना या किसी चीज़ को खींचना। ठीक है, ये क्रियाएं इतनी सामान्य हैं कि हम इन पे ध्यान भी नहीं देते। ठीक है, जब हम किसी बक्से को खिसकाते हैं तो भी हम उस पर धक्का लगा रहे हैं। ठीक है, जब हम कुएं से पानी खींच रहे हैं, ठीक है, बाल्टी निकाल रहे हैं ना, तो भी भाई बल लगा रहे हैं। ठीक है, उसमें खींच रहे हैं हम। फुटबॉल को किक मार रहे हैं तो वो भी एक प्रकार का धक्का लगाना है। ठीक है, मेज़ पर अब अगर मान लो ये किताब रखी है, इसको अगर हम हटाना है तो धक्का लगा के हटा रहे हैं, या उठाना है तो उठा रहे हैं। ठीक है, तो इन सब क्रियाओं में एक बात सामान्य है कि बल तभी उत्पन्न होता है जब दो चीज़ों के बीच में क्या होता है, अन्योन्य क्रिया, यानी कि इंटरेक्शन होता है। जब दो चीज़ आपस में मिलेंगी तभी बल लगेगा। ठीक है, कोई भी बल अकेले नहीं लगता। ठीक है, ऐसे अगर हम हाथ में अगर हवा में ऐसे घुमा रहे हैं तो हम किसी चीज़ पे बल लगा रहे हैं। बोलने को हम बोल सकते हैं कि हम हवा में बल लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसको माना नहीं जाएगा। ठीक है, अगर कोई वस्तु, अगर हम पूछें किसी वस्तु पे बल लगाना है और हम लगा नहीं रहे हैं, हम ऐसे ही हवा में हाथ घुमा रहे हैं, तो किसी चीज़ पे बल नहीं लगा रहे ना। तो दो चीज़ों का, दो वस्तुओं के बीच का अन्योन्य क्रिया होनी जरूरी है। ठीक है, कोई भी बल अकेले नहीं लगता है। ठीक है, कोई चीज़ होनी ज़रूरी है, कम से कम दो चीज़ होनी ज़रूरी है। ठीक है, कोई भी वस्तु, वर्ग कहाँ से आ गया, कोई भी वस्तु। ठीक है, बल लगने के लिए कम से कम कितनी वस्तु होनी चाहिए, एक या दो, एक या दो, दो वस्तु। ठीक है, उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति किसी कार के पीछे खड़ा हो, ठीक है, तो कार गतिमान नहीं होगी। ठीक है, लेकिन जब वह उसे धक्का देने के लिए कार की सतह के साथ संपर्क करता है तो अन्योन्य क्रिया होती है और बल लगता है। धक्का देते हैं ना गाड़ी में, तो दिखता है कि बल को समझने के लिए केवल बल लगाने वाले को नहीं, बल्कि उस पूरी क्रिया को देखना ज़रूरी है। ठीक है, कि किस चीज़ पे धक्का लगा रहे हैं। एक तो बंदा धक्का लगा रहा है और एक बंदा किस चीज़ पे धक्का लगा रहा है। ठीक है, अब बल की अवधारणा क्या है, परिभाषा क्या है, ठीक है, उसकी प्रकृति क्या है, प्रभाव क्या है। ठीक है, अब ये जान लेते हैं। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था, यानी कोई चीज़ अगर रुकी हुई है, ठीक है, या अगर कोई चीज़ चल रही है, कोई चीज़ या तो रुकी हुई होगी या वो चीज़ चल रही होगी। ठीक है, एक समान गति से चल रही हो या कैसी भी गति से चल रही हो, ठीक है, उसकी अवस्था में परिवर्तन कर देता है। ठीक है, अगर रुकी हुई है, बल लगाया तो वो चलने लग गई, अगर चल रही है, बल लगाया हमने तो रुक गई, है ना, ब्रेक लगाया तो रुक गई। ठीक है, तो इस अवस्था में परिवर्तन कर देता है। ठीक है, और ये परिभाषा हमें बल के प्रभाव के बारे में बताती है। परिभाषा क्या है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था
जब एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन कर देता है। ठीक है, इतनी बात तुम्हें याद रहनी चाहिए। अब बल के दो मुख्य गुण होते हैं, एक तो परिमाण, ठीक है, और एक दिशा। ठीक है, अब इसको भी जान लेते हैं कि जिसे परिमाण को कहते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है, और दिशा को कहते हैं डायरेक्शन। ठीक है, कि किस डायरेक्शन में बल लग रहा है। बल के परिमाण से उसकी शक्ति का पता चलता है कि कितने बल से धक्का दिया है। ठीक है, अगर मैं तुम्हें हल्का सा थप्पड़ मारूं तो हल्के से हल्का बल लगाया मैंने, हल्का परिमाण लगाया है। ठीक है, परिमाण जिस चीज़ को हम माप तौल सकते हैं। ठीक है, मतलब जो चीज़ मतलब गिनती में ना बताई जा सके। अब मैंने किसी चीज़ तुम्हें मान लो थप्पड़ मारा, तुम गिनती में तो ना बता सकते हो कि 5 पॉइंट का थप्पड़ मारा है या 10 पॉइंट का मारा है ना। हाँ, कि ज़ोर से मारा है या धीरे से मारा है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो हाँ, तो वो चांटों की गिनती हो गई ना। एक चांटा, एक ही चांटा मारा है लेकिन कितनी ज़ोर से मारा है, बहुत ज़ोर से मारा है ना। ऐसा तो ना 500 किलो का थप्पड़ मारा है, ऐसा नहीं बोल सकते। हाँ, उसे हम बोलते हैं परिमाण। हाँ, परिमाण। ठीक है, अब परिमाण से उसकी शक्ति का पता चलता है। ठीक है, उदाहरण के लिए एक फुटबॉल को हल्के से मारना, ठीक है, एक कम परिमाण का बल है। ठीक है, इसमें हमने कम परिमाण का बल लगाया है, हल्के से मारा है। ठीक है, और ज़ोर से मारा है तो भाई ज़्यादा ज़ोर से लगाया है कि नहीं। ज़ोर से किक मारा है तो अधिक परिमाण का बल लगाया है। समझ में आ रही है। तो बल की एक निश्चित, अब दूसरी चीज़ क्या आती है, बल क्या, जो चीज़ है जैसे आप बता सकते हैं कितनी वजह से ये थप्पड़, तो बता नहीं सकते कि 0.5 किलोमीटर पड़ा है, ऐसे कोई चीज़ जो बता सकते हैं, उसको बोलते हैं संख्यावाचक। ठीक है, या उसको बोलते हैं संख्यावाचक बोल लो, या जैसे संख्या होती है ना, एक परिमाणवाचक संख्या होती है, एक संख्यावाचक संज्ञा होती है। ठीक है, तो परिमाण में ये सारी दूध आ जाता है। ठीक है, और सोना आ जाता है, हाँ, पानी आ जाता है। और संख्यावाचक में ये आ जाता है 1 किलो चावल। ठीक है, अब इसमें भी निश्चित अनिश्चित होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा चावल और 1 किलो चावल। ठीक है, तो इसमें निश्चित कौन सा है, 1 किलो चावल, और बहुत सारा चावल ये अनिश्चित है ना। अब देखो, अब इसके अलावा जो होती है ना, बल की एक निश्चित दिशा होती है। ठीक है, जिसमें वह लगाया जाता है। ठीक है, क्योंकि बल में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, इसे एक सदिश राशि कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, सदिश राशि। चाहो तो अपनी कॉपी में लिखते भी रहो। ठीक है, क्या लिखना नहीं। किसी वस्तु पर एक ही समय में एक से अधिक बल भी कार्य कर सकता है। ठीक है, इन सभी बलों के कुल परिमाण को शुद्ध बल बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, किसी एक वस्तु पे एक ही समय में एक से अधिक बल भी कार्य कर सकता है, इन सभी बलों को कुल परिमाण को शुद्ध बल कहते हैं। शुद्ध बल की अवधारणा को समझने के लिए संतुलित और असंतुलित बलों के बीच का अंतर जानना जरूरी है। ठीक है, जैसे संतुलित बल क्या होता है, जब किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का शुद्ध बल शून्य होता है। ठीक है, तो वो संतुलित बल कहलाते हैं। अब इसको तुम समझो उदाहरण से। जैसे रस्साकसी का खेल होता है ना, रस्साकसी करते हैं, जब दोनों टीम बराबर बल लगाती हैं, उतना ही उधर से खींच रहे हैं, उतना ही इधर से खींच रहे हैं। ठीक है, तो रस्सी स्थिर रहती है ना, एक जैसी रहती है ना उधर जा रही है ना इधर जा रही है, बल दोनों तरफ से बराबर लग रहा है। अगर किधर भी अगर बल ज़्यादा लगेगा तो उधर ही रस्सी खिंच जाएगी, वो टीम जीत जाएगी। हाँ, थोड़ा सा भी अगर बल लगाया, ज़्यादा परिमाण का अगर बल लगाया तो वो टीम जीत जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर बराबर है तो बल कितना है, शुद्ध बल 0 है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो रस्सी स्थिर रहती है क्योंकि परिणामी बल 0 होता है। ठीक है, इस तरह यदि कोई वस्तु भारी संदूक को, यदि कोई अगर बंदा है, अगर वो भारी संदूक को धकेल रहा है, ठीक है, और वो हिल नहीं रहा है, ठीक है,
तो इसका मतलब लगाया गया धक्का बल घर्षण बल द्वारा संतुलित हो गया है। ठीक है, घर्षण जब दो चीज़ आपस में रगड़ती हैं तो घर्षण होता है। ठीक है, फ्रिक्शन बोलते हैं उसे। ऐसे में वस्तु की गति की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन उसकी आकृति बदल सकती है। ठीक है, अब मान लो कोई रबड़ की गेंद है, आप उसे अपने दोनों हाथ से दबा रहे हो। ठीक है, दबाने की वजह से वो क्या पिचक जाती है। ठीक है, तो आकृति में परिवर्तन हो रहा है ना, है ना, हो रहा है ना। अब संतुलित बल समझ में आ गया। अब असंतुलित बल क्या होता है? जब किसी वस्तु पर लगे बलों का शुद्ध बल शून्य नहीं होता, तो उसमें शून्य होता है, वस्तु एक जैसी स्थिति में बनी रहती है। असंतुलित इसका उल्टा है भाई, मतलब शून्य नहीं है, असंतुलित है। अगर रस्सा कस्सी खेल रहे हैं, अगर संतुलित बल नहीं है तो कोई एक टीम जीतेगी और कोई एक टीम हारेगी, है ना, है कि नहीं? यही बात, बल असंतुलित है। अगर एक साइड ज़्यादा बल है, एक साइड कम है, तो ज़्यादा वाला जीत जाएगा असंतुलित बल की वजह से, हैं? अरे तुम रस्सी हो, एक हाथ में तुम्हारी रस्सी हो, दूसरे छोर पे मैं हूँ। ठीक है, मैंने तुम्हारी इतनी ज़ोर से रस्सी खींची, है ना, तो मैंने ज़्यादा ज़ोर से बल लगाया तुमसे ज़्यादा, तो मैं जीत जाऊँगा। अब मान लो उतनी ज़ोर से तुमने भी खींची, ठीक है, तो ना तुम जीतोगे ना मैं जीतूँगा, रस्सी एक जैसी बनी रहेगी। तो जितना बल तुम लगा रहे हो उतना मैं लगा रहा हूँ, तभी तो ऐसी बात है, तभी तो ऐसी सिचुएशन बनेगी। तो बल क्या है? जितना तुम्हारे पास है उतना मेरे पास है, तो ये क्या है? संतुलित बल है। संतुलित कोई चीज़ कब होती है? जब दो चीज़ बराबर हो, बल दोनों का बराबर है, हम दोनों का। असंतुलित कब होती है? जब मेरे पास ज़्यादा हो तुम्हारे पास कम हो, मैं खींच ले जाऊँगा। असंतुलित हो गई ना, मेरी तरफ ज़्यादा हो गया बाहर। अब समझ में आई? आ गई ना। तो असंतुलित बल जब किसी वस्तु पर लगे बलों का शुद्ध बल शून्य नहीं होता। ठीक है, शून्य नहीं होता। शून्य का मतलब है संतुलित, बराबर। ठीक है, तो वे असंतुलित बल कहलाते हैं। ऐसे बलों के कारण वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन होता है। ठीक है, बताया ना मैंने, जैसे रस्सा कस्सी में एक टीम अगर अधिक बल लगाकर दूसरी टीम को खींच लेती है तो वह असंतुलित बल का उदाहरण है। ठीक है, अब बल के कई प्रभाव हो सकते हैं। अब बल के प्रभाव भी तो जानने जरूरी है। जैसे स्थिर वस्तु को गतिमान कर सकता है वो, यानी कि अगर कोई वस्तु रखी हुई है, मैंने उस पर धक्का लगा दिया तो वो गति में आ गई, चलने लग गई, मोशन में आ गई। ठीक है, जैसे फुटबॉल को किक मारा, है ना, वो गतिमान हो गई, रुकी हुई थी। ठीक है, किसकी वजह से? बल की वजह से ही तो। अब जैसे कोई बॉल आ रही है उड़ती हुई, किसी ने छक्का मारा, आ रही है, हमने उसको कैच कर लिया, तो उड़ती हुई चलती हुई बॉल को हमने रोक लिया, वो भी तो बल से ही रोका। तो गतिमान चीज़ को, गतिमान चीज़ को रोक लेना। ठीक है, इसको बोलेंगे क्या? गतिमान। मैं इसके प्रभाव बता रहा हूँ कि किसी चलती हुई चीज़ को रोक लेना या किसी रुकी हुई चीज़ को चला देना। ठीक है, प्रभाव बढ़ रहा है ना, तो इसको प्रभाव बता रहा हूँ मैं। ठीक है, कि किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन कर देना। ठीक है, जैसे चाल में भी परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, जैसे साइकिल चला रहे हैं, अगर हम तेज़ तेज़ से पैडल मारेंगे, ज़्यादा बल लगाएंगे तो साइकिल तेज़ चलेगी ना। अगर हम धीमे पैडल मारेंगे तो क्या होगा? धीरे चलेगी। तो प्रभाव पड़ रहा है ना। अगर हम पैडल ही नहीं मारेंगे तो साइकिल चलेगी ही नहीं, शून्य बल है ना। और उसकी दिशा में भी परिवर्तन होता है भाई, प्रभाव और क्या पड़ता है कि दिशा में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि क्रिकेट है, ठीक है, बॉल आई, मैंने किसी भी डायरेक्शन में मार दी, अब मैंने जिस तरफ बल लगाया है उसी तरफ बॉल जाएगी ना। मैंने अगर इस तरफ बल लगाया है, बल्ला घुमा के अगर मैंने उस तरफ दिशा उसकी कर दी तो दिशा में भी परिवर्तन आ गया। अब बॉल तो सामने से आ रही थी, मैंने उसकी दिशा बदल दी कि नहीं? बल लगा के हम दिशा में भी परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, उसकी चाल में और दिशा में। इतनी बात समझ में आ गई कि परिवर्तन आ सकता है। इसके अलावा भाई किस में परिवर्तन आ सकता है? आकृति में भी परिवर्तन आ सकता है। ठीक है, अब आकृति में परिवर्तन कैसे आ सकता है? मैंने कोई चीज़ ज़ोर से लेके, जैसे कागज़ है, कागज़ को मैंने अच्छे से दबा दिया, ठीक है, मोड़ के पिचका दिया, गोल करके कागज़ का पन्ना फाड़ा, 4-5 पेज लिए, अच्छे से उसे दबा दिए,
आकृति बदल गई ना, ठीक है। तो आकृति में भी बल लगाया तो आकृति बदल गई, ठीक है। अब ये समझना महत्वपूर्ण है कि बल का प्रभाव हमेशा बल लगा के गति को बदलना उसको कहते हैं। गति बदलना ये प्रभाव है भाई, उसको कहते नहीं है। प्रभाव पड़ने को कुछ तो ना कहेंगे। गतिमान चीज़ है, अगर कोई गतिमान मतलब चल रही है कोई चीज़, उसको रोक लेना। प्रभाव को कुछ तो ना कह सकते हैं हम, जिसका नाम होगा हम उसी को तो बोलेंगे। अगर हम देखो, अब यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि बल का प्रभाव हमेशा गति उत्पन्न नहीं करता है, हमेशा ज़रूरी नहीं है गति उत्पन्न करे। कभी कभी जब व्यक्ति किसी दीवार पर अत्यधिक बल लगाता है तो दीवार हिलती तो नहीं है ना, ज़रूरी तो नहीं भाई। दीवार तो रुकी हुई है, उसको हम गतिमान भी नहीं कर सकते, और दीवार चल भी नहीं है, उसको हम रोक भी नहीं सकते। तो इसमें क्या प्रभाव पड़ रहा है? कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है ना। तो इसका कारण यह है कि क्या है, शुद्ध बल जीरो है, शून्य है, ठीक है। क्योंकि क्या कहते हैं, स्थिति में परिवर्तन नहीं आ रहा है। जितना उस पर बल लगाने के लिए दीवार को खिसकाना है, मान लो खूब ज़ोर से मैं बल लगाऊंगा, अब मैं बल लगा रहा हूँ तो दीवार हिल नहीं रही है, तो शून्य। बल कितना है? जीरो है। अगर कोई क्रेन बल लगाएगी तब क्या कहते हैं, तब तो शून्य नहीं रहेगा ना बल। तो जब किसी चीज़ में प्रभाव पड़ता है ना, किसी चीज़ की स्थिति में, है ना, तो असंतुलित बल होगा एक तो, और दूसरा शून्य बल नहीं होगा। शून्य बल का मतलब है कि चीज़ वैसी की वैसी स्थिति में है, ठीक है। मैंने तुम्हारी कुर्सी को धक्का दिया, कुर्सी बिल्कुल भी हिली नहीं, तो बल कितना है? शून्य। अगर मैंने ज़ोर से धक्का दिया, कुर्सी हिल गई, तो अब शून्य नहीं रहेगा और संतुलित भी नहीं। समझ गए बात? ठीक है। संतुलित मतलब बराबर, जितना बल तुम लगा रहे हो उतना मैं भी लगा रहा हूँ, ठीक है। असंतुलित कि अब तुम उतना बल नहीं लगा पा रहे हो कि ये कुर्सी को हिलने से रोक पाओ। हाँ, बल तो लगा रहे हैं लेकिन हिल नहीं रही है, तो बल कितना? शून्य रहेगा, ठीक है। तो कभी कभी जैसे दीवार का मैंने तुम्हें बताया, इसका कारण यही है कि बल शून्य है। अब लगाए गए बल को सतह या संरचना द्वारा लगाए गए अन्य बलों द्वारा संतुलित कर दिया जाता है, ठीक है। अब जैसे सतह है, धरती भी तो बल लगा रही है। अगर हम धरती पे बल लगा रहे हैं तो धरती भी तो बल लगा रही है, तभी तो हम उस पर धक्का नहीं दे पा रहे हैं। अगर धरती में कुछ बल ही ना हो, दीवार में कुछ बल ही ना हो, तो भाई हम तो धक्का दे के गिरा दें, 1 मिनट में दबा दें। तो भाई हम क्या कहते हैं ना, उतना बल नहीं लगा पा रहे हैं जितना लगाना है चाहिए, ठीक है, कि जिससे उसकी गति में परिवर्तन हो जाए, ठीक है। तो इसकी वजह से गति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है। अब यह दर्शाता है, इससे हमें क्या बात समझ में आती है कि परिवर्तन का कारक सिर्फ कारक ही जरूरी नहीं, बल्कि अवस्था को बनाए रखने में भी भूमिका निभाता है बल, ठीक है। कि अवस्था बनी हुई है ना वैसे की वैसे, चाहे बल लगा रहे हो चाहे नहीं, उसमें भी तो भूमिका निभा रहा है ना बल। अब बलों का वर्गीकरण होता है कई प्रकार का, ठीक है। जैसे संपर्क बल और असंपर्क बल। अब ये बलों के प्रकार हैं, पेपर में तो कुछ भी आ सकता है, एक एक चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए। तो बलों को उनके कार्य करने के तरीके के आधार पर 2 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, एक संपर्क बल और असंपर्क बल, ठीक है। अब संपर्क बल क्या होता है? इसको हम कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। जब हम किसी चीज़ के कांटेक्ट में आते हैं तो पता है ना क्या होता है, कांटेक्ट में आ जाते हैं। ये वे बल हैं जो तभी कार्य करते हैं जब 2 वस्तुएं भौतिक संपर्क में हों। अब मैं अगर तुम्हें टच कर रहा हूँ तभी संपर्क में हूँ मैं तुम्हारे, भौतिक मतलब मैं तुम्हारे फिजिकल टच में आ रहा हूँ, है ना, टच कर रहा हूँ, ठीक है। या कोई चीज़ को मैं छू रहा हूँ, कुर्सी को छू रहा हूँ, इस पर बल लगा रहा हूँ, इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसके भौतिक टच में हो, ठीक है। तो इसमें इसका मतलब क्या है? संपर्क बल, ठीक है। अब और उदाहरण समझो, जैसे हम हमारे पेशी, जो हमारी मांसपेशियाँ हैं, है ना, पेशियाँ हैं, पेशीय बल, मस्कुलर जो हमारी मसल्स हैं, है ना, हमारी मांसपेशियों द्वारा लगाया गया बल, जब हम बाल्टी उठाते हैं, है ना, जब हम साइकिल चलाते हैं, या जब हम कुएं से पानी खींचते हैं, ठीक है। अब इन सब कार्यों में क्या हो रहा है? पेशीय बल का इस्तेमाल हो रहा है, मसल पावर का, है ना, मसल्स का
हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो पेशीय बल एक प्रकार का संपर्क बल ही है, डायरेक्ट उठा रहे हैं ना अपने हाथ से, ठीक है। क्योंकि बल लगाने के लिए वस्तु का हमारी मांसपेशियों के साथ संपर्क में होना आवश्यक है। अपने आप बाल्टी नहीं उठेगी ना, अपने आप पानी खींच के नहीं आएगा। अब एक और काम कर सकते हैं हम संपर्क बल में कि घर्षण बल भी होता है, ठीक है। अब एक तो हमने उठा लिया, दूसरा घर्षण भी कर सकते हैं। अब ये एक ऐसा बल होता है जो दो सतहों के बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है, और गति का विरोध करता है। मतलब वो रोकने की कोशिश करता है ना, कि ये चीज़ गति में ना बनी रहे, फ्रिक्शन उत्पन्न करता है। जैसे कोई चीज़ फर्श पर लुढ़क रही है, ठीक है, गेंद लुढ़क रही है मान लो धीरे धीरे, तो फर्श और गेंद के बीच में घर्षण बल का कार्य हो रहा है, ठीक है। क्योंकि जब तक घर्षण ना हो तब तक बॉल तो हमेशा चलती रहेगी, बॉल रुक जाती है ना एक टाइम पे जाके, तो क्या हो रहा है, घर्षण हो रहा है। तो जब तक घर्षण है, घर्षण हर जगह है। अगर ट्रेन भी है, ट्रेन अगर उस पर बल ना लगाया जाए तो वो चलेगी नहीं, है ना। और अगर मान लो उस पर इंजन उसका बंद कर दिया जाए तो थोड़ी देर तक तो जब तक उसकी स्पीड है तब तक तो वो चलेगी, जब तक उसका पहले का बल मौजूद है। लेकिन घर्षण की वजह से, पटरी में घर्षण है ना, घर्षण मतलब रगड़ना, कोई चीज़ रगड़ रही है आपस में। अगर पटरी पे है तो पटरी अपना जोर लगा रही है रोकने के लिए। अगर हम पटरी, अब एक ऐसी टेक्निक भी आ गई है कि पटरी से उठा के वैक्यूम में चल रही है, मतलब ना मैग्नेटिक ट्रेन है वो ना, पटरी से ऊपर उठ रही है तो पटरी के संपर्क से में है ना, तो घर्षण पटरी का घट गया तो वो ज़्यादा स्पीड से चलती है, हाँ स्मूथ चलती है। हाँ, लेकिन इसमें भी भाई स्मूथ कितनी चलेगी, हवा में भी तो घर्षण है। हवा भी तो, जब हवा चलती है, जब खूब तेज से हवा चलती है तो तुम, हाँ हवा, अच्छा वही दे रहा हूँ, घर्षण हर जगह है। अगर कोई चीज़ मान लो हवा में भी है, तो अगर मान लो हमने बॉल उछाली, ठीक है, ये तो चलो ग्रेविटी का हो जाएगा। अगर मान लो हवा चल रही है ना, हम दौड़ रहे हैं हवा के विपरीत डायरेक्शन में, हवा इधर की चल रही है, हम सामने की तरफ दौड़ रहे हैं, ठीक है, तो हमें ज़्यादा मेहनत लगानी पड़ रही है ना। तो हवा क्या कर रही है, हवा भी बल लगा रही है। तो हम अगर घर्षण करते हुए जा रहे हैं, ये घर्षण हो रहा है हमारे और हवा के बीच में, रगड़ रहे हैं ना हम हवा को, तो घर्षण हो रहा है। अगर हम हवा की डायरेक्शन में ही दौड़ने लग जाएं तो क्या होगा, हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। एक तो हमारा बल, ऊपर से हवा भी इधर की चल रही है, तो हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो घर्षण का प्रभाव कम होगा। अब बात समझ में आ गई, घर्षण जब कोई चीज़ आपस में दो चीज़ रगड़ाए, ठीक है। तो घर्षण बल यही है। जैसे गेंद है ना, गेंद वाला समझ गए ना उदाहरण तुम, गेंद क्यों रुक जाती है, घर्षण की वजह से, धरती का जो घर्षण है ना फर्श का, उसकी वजह से रुक जाती है। अब तुम्हें समझ में आ गए संपर्क बल समझ में आ गए, जिसमें हमारे पेशीय बल का इस्तेमाल हो, ठीक है, बाल्टी उठाने में, कुर्सी उठाने में, ठीक है, कोई भी कट्टा उठाने में, चावल का, आटे का, पेशीय बल का डायरेक्ट टच में। अब तुम सोच रहे होगे असंपर्क बल, बिना संपर्क हम किसी चीज़ को टच करें कैसे बल लगा सकते हैं। तो वैसे भी बहुत सारे बल होते हैं भाई, जो हम नहीं कर रहे हैं लेकिन वो हो रहे हैं। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल, कोई भी चीज़ है धरती पे, तुम ऊपर उछालो, नीचे क्यों आ जाती है, क्योंकि धरती में बल है नीचे खींचने का, इसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। ये अब इसकी खोज करी थी, पता है किसने, इसकी खोज करी थी न्यूटन ने, न्यूटन नामक एक वैज्ञानिक था, ठीक है। हाँ वो सब कहानी है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल अब होता क्या, अब ये समझो, ये वह बल होता है जो पृथ्वी द्वारा सभी वस्तुओं पर लगाया जाता है, सभी, ठीक है। इस बल के कारण पेड़ से सेब नीचे गिरता है, ठीक है, इसी बल के कारण। ऊपर नहीं गिरता ना, सोचो ऊपर क्यों नहीं गिरता, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि बल है ना नीचे, कोई भी चीज़ खींच रही है नीचे की तरफ, बल है ना, खींच रही है। तो इस वजह से पेड़ में से कोई भी चीज़ नीचे गिरेगी, ठीक है। नदियाँ ढलान की ओर बहती है नीचे की ओर, क्योंकि धरती अपनी तरफ नीचे की ओर खींचती
ठीक है। अब दीर्घ सीमा का बल है, यह एक दीर्घ सीमा का बल है जिसका प्रभाव बहुत दूर तक होता है, ठीक है। मतलब बहुत ना विस्तृत है, पूरी धरती पे ही ये चीज़ लागू हो रही है ना। कोई भी चीज़ ऊपर उछालो तो वो नीचे ही गिरेगी, धरती तो पूरी पृथ्वी में ही है ना, तो ये हर जगह लागू होता है। अब दूसरा होता है चुंबकीय बल। चुंबक जानते हो ना, चुंबक, वो भी तो बल लगाता है एक दूसरे से चिपकने में, या खींचोगे तो तुम्हें बल लगाना पड़ेगा, या अगर तुम उसका सेम कर दो, नॉर्थ कर दो, तो एक दूसरे को ढकेलेगा वो, ऐसा भी तो होता है ना। जरूरी तो ना चिपके ही, अगर तुम उसको सेम कर दोगे तो वो ढकेलता भी है, चिपकता नहीं है। खेला है तुमने चुंबक से, खेला है, ढकेलता भी है ना वो। हाँ, नॉर्थ और साउथ, अगर सेम होता है ना, नॉर्थ को नॉर्थ, ये मुझे समझ आता है। ज़्यादातर चुंबक तो भैया वैसे होते हैं गोल कलर के, पर ये वो समझ आता है उसमें नॉर्थ और साउथ होता है भाई। उसमें अपने आप रहता है, उसमें भी नॉर्थ साउथ रहता है भाई। अब उसमें लिख के थमना देंगे, उसमें अपने आप रहता है नॉर्थ और साउथ, ठीक है। अब यह बल वह बल होता है जो चुंबक द्वारा चुंबकीय वस्तुओं पर लगाया जाता है, जो चीज़ चिपकती हैं। चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान मतलब प्रतिकर्षित करेंगे, यानी कि रिपेल करेंगे, ढकेलेंगे, ठीक है, एक दूसरे से दूर जाएंगे अगर एक जैसे होंगे, समान ध्रुव होंगे। और एक दूसरे को अगर असमान है, अगर अलग अलग हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। अगर नॉर्थ है, नॉर्थ साउथ से चिपकने की कोशिश करेगा, ठीक है, अपोजिट, तो वो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, आकर्षित। तो ये एक प्रकार का चुंबकीय बल, ये भी एक प्रकार का बल है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण भी मैंने बताया। ये सारे कौन से असंपर्क बल हैं, ठीक है। संपर्क में सिर्फ हमारी पेशीय चीज़ है, जो हम मांसपेशियों का इस्तेमाल करके कर रहे हैं। अब एक और बल होता है स्थिर वैद्युत बल। वैद्युत बल क्या होता है? यह वह बल होता है जो एक आवेशित वस्तु द्वारा दूसरी आवेशित या अनावेशित वस्तु पर लगाया जाता है, ठीक है। इसका एक सामान्य उदाहरण यह है, समझो कि जब आप सूखे बाल पर कंघी रगड़ते हो, समझ रहे हो, बालों पर तुमने करके देखना, कंघी रगड़ी, तो क्या हुआ, अब कागज़ लेना, थोड़े छोटे छोटे टुकड़े, तो कागज़ वो ना चिपक जाएंगे अपने उस पर, कंघी पे, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ, करके देखा है तुमने कभी? करके देखना, आज कंघी लेना, बालों पे रगड़ना, तुरंत कागज़ के टुकड़े लेना, वो देखना चिपक जाएंगे। पहले ऐसे रगड़ते हैं। हाँ, अपने बाल में कंघी रगड़ना, ठीक है, और कागज़ के टुकड़े करके रखना पहले से, क्योंकि वो तुरंत ख़त्म भी हो जाता है, ठीक है। जब तक उसकी एनर्जी रहेगी, बल मतलब ना वो रहेगा, वैद्युत बिजली रहेगी, तब तक ही वो रहेगा। और तुरंत चिपका के देखना, वो अपनी तरफ सारे कागज़ चिपका लेगा, ठीक है। तो जब भी सूखे बालों में कंघी रगड़ोगे ना, तो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े को अपने ऊपर तरफ क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है, करके देखना, ठीक है। तो ये भी तो एक प्रकार का बल है, बल लगा रही है ना कंघी अपने ऊपर। ये क्या होता है, विद्युत, हमारे इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो जाती है। बिजली कैसे बनती है? हाँ, तेज़ से, अबे इतनी भी तेज़ से मत करना कि गंजे ही हो जाओ। ऐसे करना, 1 मिनट तक ही करना है, 30 सेकेंड तक, 10 सेकेंड तक भी करोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके और कागज़ ऐसे करना, देखो ऐसे मेरे ख्याल से हाथ से भी हो सकता है, हाथ से नहीं हो सकता है, हाथ में स्टोर करने की पावर नहीं है ना, प्लास्टिक में शायद स्टोर हो जाता है, इस वजह से होता है। अब गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर वैद्युत बल दोनों ही ना असंपर्क बल है, ठीक है। इन दोनों के बीच कुछ महत्वपूर्ण समानताएं और अंतर है, ठीक है। इन दोनों के बीच में स्थिर वैद्युत बल, स्थिर कौन सा, वैद्युत बल, ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण बल, इनके बीच में कुछ समानताएं भी हैं और कुछ अलग अलग भी हैं, ठीक है, असमानताएं भी हैं, अंतर भी है। अब दोनों ही बल क्या है, दीर्घ सीमा वाले बल हैं और व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं, ठीक है। यह दर्शाता है कि प्रकृति में कुछ बुनियादी नियम विभिन्न प्रकार के नियमों पर भी समान रूप से लागू होते हैं, ठीक है। बुनियादी नियम, यह दर्शाता है कि प्रकृति में कुछ बुनियादी नियम
विभिन्न प्रकार के बलों पर भी समान रूप से लागू होते हैं। हालांकि इन दोनों में एक महत्वपूर्ण अंतर गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है, हाँ थोड़ा सा अभी रुको, अभी समझ में आएगा, कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा। गुरुत्वाकर्षण बल समझ गए? समझ तो आ रहा है यार, समझ नहीं आ रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है बताना। जैसे अगर हवा इस साइड की चलती है। अरे नहीं भाई, उसको बोलते हैं घर्षण। गुरुत्वाकर्षण बल धरती जो बल लगा रही है। अगर मैं बॉल को ऊपर फेंकूंगा तो बॉल हाँ क्योंकि धरती अपना बल लगाती है। हाँ, ये हमेशा सदैव आकर्षित। गुरुत्वाकर्षण पे क्वेश्चन कैसे बना के दे देंगे एग्जाम वाले, ज्यादातर कैसे क्वेश्चन बनाएंगे भाई? पूछ लेंगे कि अगर कोई बल ऊपर उछाली और वो नीचे गिर गई तो कौन सा बल लगा है इसमें, बताओ? विद्युत बल लगा है या क्या कहते हैं संपर्क वाला बल लगा है या असंपर्क वाला लगा है? असंपर्क और संपर्क। संपर्क बताया तो जिसमें हम मसल्स का इस्तेमाल करें, मांसपेशियों का इस्तेमाल करें, बाल्टी उठाना उदाहरण के साथ। तुम्हारे दिमाग में बिठाओ भाई, दिमाग में बिठाओ, ठीक है। अब गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, इसमें क्या होता है, दो चीज़ हमेशा आकर्षित होती हैं, है ना? आकर्षित हो रही है ना, आसपास ही तो आ रही है, पास में ही तो आ रही है हमेशा। जबकि स्थिर वैद्युत बल क्या होता है, आकर्षित और प्रकर्षित दोनों हो सकती है, ठीक है। यानी कि बिजली है ना, अगर बिजली आपस में चिपक भी सकती है, ठीक है, दो चीज़ आपस में चिपक भी सकती है वैद्युत उसमें स्थिर वैद्युत बल में, और दूर भी जा सकती है। अब तुम कंघी करोगे वो आपस में चिपक भी तो रही है ना। कागज़ को अगर तुम कंघी रगड़ के चिपकाओगे कागज़ को, ऐसे करोगे कंघी को भी ऐसे चिपकाने लगो और कागज़ को टुकड़े नहीं कर, मैंने ऐसे रखा है। हाँ तो थोड़ा सा तुम्हें फ़र्क कम नज़र आएगा, लेकिन पेज थोड़ा सा उठ जाएगा, ठीक है। अब पेज हल्का होना चाहिए, ठीक है, लेकिन तुम टुकड़े करके देखना तब तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है, आकर्षित भी कर सकती है और प्रतिकर्षक भी कर सकती है, ठीक है, प्रतिकर्षित। अब बलों का वर्गीकरण अच्छे से समझो तुम, ठीक है। एक बार मैं तुम्हें और अच्छे से समझा दे रहा हूँ ताकि तुम्हारा पक्का हो जाए। संपर्क बल और असंपर्क बल में उदाहरण बता दे रहा हूँ, ठीक है। संपर्क बल की परिभाषा क्या है कि ये बल तभी कार्य करते हैं जब दो वस्तुएं भौतिक संपर्क में हो, ठीक है, यानी कि टच में हो आपस में, ठीक है। जैसे कि कोई चीज़ उठा रहे हैं, टच ही तो कर रहे हैं। और असंपर्क बल क्या होता है भाई, इसका उल्टा, वे बल किसी वस्तु के संपर्क में आए बिना भी कार्य करता है। अब बॉल ऊपर उछाली, संपर्क में तो नहीं है, फिर भी तो वो कार्य कर रहा है ना, बल खींच रहा है ना अपनी तरफ, खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है? अब कंघी वाला मैंने तुम्हें बताया, दो चीज़ संपर्क में थी तब भी वो कहाँ थी, तब भी तो बल कार्य कर रहा है ना, अपनी तरफ खींच रहा है, कार्य कर रहा है ना, संपर्क में आने की जरूरत नहीं ना पड़ी, ठीक है। तो ये है परिभाषा में अंतर, ठीक है। अब कार्य करने का तरीका क्या है, संपर्क बल में क्या करना होता है, हमें या तो धक्का देंगे भाई किसी चीज़ को संपर्क करके, या खींचेंगे, इसके अलावा नहीं ना करेंगे ना कुछ। और असंपर्क बल में क्या होता है, दूर से ही कोई चीज़ या तो आकर्षित होगी, कंघी दूर है आकर्षित कर लिया उसने, चुंबक दूर है आकर्षित कर लिया, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स है ना, या ढकेलेगी भाई, प्रतिकर्षित करेगी, है ना। जैसे चुंबक है, एक दूसरे को अगर सेम है तो प्रतिकर्षित करेगा, समझ गए। ये क्या है, कार्य करने के तरीकों में अंतर संपर्क बल के और असंपर्क बल के, ठीक है। अब उदाहरण संपर्क बल का क्या हो सकता है, कोई देना चाहेगा? संपर्क बल का भैया, जैसे भैया मैंने आपको सुना है, ये भी है संपर्क बल में, और अगर मैंने इस पे बल लगाया, हाँ तो संपर्क बल है। तो भैया ये कुर्सी नहीं हिल रही, तो ये होगी अनुचित या अनुचित बल, संपर्क बल होगा ये, पहले तो ये समझो, पहले तो ये संपर्क बल होगा, और ये असंतुलित, हाँ असंतुलित नहीं संतुलित होगा, क्योंकि
क्योंकि शून्य है ना, बल जीरो है। जब तक ये कुर्सी हिलेगी नहीं तब तक ये बल शून्य है। जब हिला दोगे तब ये शून्य नहीं रहेगा और ये असंतुलित हो जाएगा। ठीक है, बल असंतुलित हो गया ना, जितना तुम्हें रोकने के लिए चाहिए उससे ज़्यादा लगा दिया तुमने, तो असंतुलन हो गया ना, बढ़ गया। अब पेशीय बल, ठीक है, घर्षण बल, ये दो चीज़ संपर्क में आ रही है। पेशीय बल यानी कि हम अपने हाथ से अगर धक्का दे रहे हैं तो ये उदाहरण हो सकता है संपर्क बल का। घर्षण बल में भी दो चीज़ आपस में रगड़ रही है, जब दो चीज़ आपस में कांटेक्ट में आ रही है तभी तो घर्षण बल लग रहा है, तो ये भी एक संपर्क बल का उदाहरण हो सकता है। ठीक है, अब तो असंपर्क बल का उदाहरण दो कोई। असंपर्क बल, जब कोई बल वस्तु के संपर्क में आए बिना कार्य करे। जैसे मैंने तुम्हें बताया ना, दूर से ही आकर्षण या प्रकर्षण, ग्रेविटी है जैसे, हाँ बिना छुए, उसका उल्टा है भाई, बिना छुए। हाँ हाँ, और असंपर्क बल में बिना छुए, ठीक है, दूर से ही बिना टच हुए कोई चीज़ हो रही हो। ठीक है, इसका उदाहरण क्या हो सकता है? गुरुत्वाकर्षण बल, अपसंपर्क बल का, दो चीज़ आपस में छुई नहीं है लेकिन बल तो काम कर रहा है ना। ठीक है, चुंबकीय बल, काम कर रहा है ना बल, अब आपस में बिना छुए ही वो खींच ले रहा है अपने आप उसको, है ना, बिना टच करे ही, या बिना छुए ही, बिना टच करे ही, बिना उसके संपर्क में आए उसको ढकेल दे रहा है सेम को, है ना। और स्थित वैद्युत बल, जो मैंने कंघी वाला बताया था। ठीक है, समझ में आ गई? उदाहरण में भी अंतर, उसमें पेशीय बल और घर्षण बल था, इसमें ये सारे गुरुत्वाकर्षण बल और चुंबकीय बल और स्थिर वैद्युत बल। ठीक है, पेपर में लिख के आनी है ये चीज़ें, याद रहनी चाहिए ये। भाई बुक खोल के पढ़ोगे ये सारे कॉन्सेप्ट तुम्हें, ये सारे शब्द, अब तुम शब्द ही नहीं याद करोगे भाई, तुम कहो कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, तो भाई तुम्हें शब्द तो याद होने चाहिए। गुरुत्वाकर्षण बल होता है एक नाम होता है क्या? चुंबकीय बल, एक नाम होता है स्थिर वैद्युत बल। इसका तुम अपनी तरफ से नाम बना के नहीं लिख सकते ना, ऐसे नहीं लिख सकते ना। कोई चीज़ नीचे गिर रही है, ठीक है, तो ये चीज़ आपस में खींच रही है, बल लग रहा है, इसका नाम रखा गया है ना गुरुत्वाकर्षण बल। जब तक तुम्हें नाम नहीं याद होगा तब तक कैसे लिखोगे, है ना, समझे? भाई सब समझ में आ रहा है, बस तुम्हें शब्द नहीं याद हो रहे हैं। तुम्हें ये शब्द ना स्थिर वैद्युत बल, असंतुलित, इन सब की वजह से वो हो रहा है ना। लेकिन भाई इसको पढ़ोगे, याद करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, हिंदी कमज़ोर है ना तुम्हारी, हिंदी आनी चाहिए। अब देखो और विशेषताओं में अंतर क्या हो सकता है संपर्क बल में और असंपर्क बल में, कि वस्तु और बल के स्रोत का मतलब क्या होता है? नहीं आती ना हिंदी। स्रोत का मतलब सोर्स, जैसे जल के स्रोत होते हैं ना, जैसे नदी है एक जल का स्रोत, है ना, तालाब है, स्रोत कि कोई चीज़ हमें कहाँ से मिल रही है। ठीक है, वैसे ही वस्तु और बल के स्रोत के बीच के सीधा संबंध आवश्यक होता है इसमें, किसे? संपर्क बल में। ठीक है, वस्तु और बल के स्रोत के बीच में सीधा संबंध होना चाहिए। ठीक है, सीधा संबंध। और असंपर्क बल में क्या होता है? वस्तुओं के बीच की दूरी कम होने पर अधिक बल प्रबल होता है। अगर दूरी कम होगी, जैसे चुंबक पास आता जाएगा, वो उसकी पावर बढ़ती जाएगी ना खींचने की। अगर उसको हम दूर करते जाएंगे तो उसकी शक्ति कम होती जाएगी ना, खींचने की। अगर पास लाते जाएंगे तो तुम्हें ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा उसे दूर रखने के लिए। और अगर मान लो सेम है, नॉर्थ है, ठीक है, तो अगर पास आते जाएगा तो ही ढकेल पाएगा, अगर दूर कर देंगे तो बल नहीं लगा पाएगा ना ढकेलने के लिए। तो जैसे जैसे पास आते जाएगा ना, दूरी कम होती जाएगी, वैसे वैसे बल अधिक प्रबल होता जाएगा। ठीक है, समझ में आई? अब ये था किसका टॉपिक? बल का बस इतना ही है, जितने मैंने टॉपिक बताए हैं ना तुम्हें। बल के भैया टोटल आपके
मैंने तुम्हें देखो क्या क्या टॉपिक बताए हैं, संपर्क बल, असंपर्क बल, ठीक है। किताब में अच्छे से सारा तुम याद कर लेना, किताब से पढ़ लेना, ठीक है। आज का काम तुम्हारा यही है, संपर्क बल पढ़ोगे, असंपर्क बल पढ़ोगे, ठीक है। उनकी परिभाषा, उनके उदाहरण, ठीक है। और बल क्या होता है, बल मैंने तुम्हें बता ही दिया, खींचना, वो तो सिंपल है, ठीक है। घर्षण बल क्या होता है, पेशीय बल क्या होता है, ठीक है, ये चीज़ बता दी। घर्षण बल बता दिया, जब दो चीज़ के बीच में आपस में कांटेक्ट में आकर रगड़ा हो, ठीक है, उसे बोलते हैं घर्षण बल। पेशीय बल, जब हम अपनी मांसपेशियों का इस्तेमाल करके बल लगाएं। हाँ, पेशियाँ हैं ना हमारे हाथ में, मांसपेशियाँ। हाँ, तो ये अभी मैंने इसको धक्का दिया तो मैं ये नहीं पा रहा कि मेरा बल कब है, तो इसको क्या बोलते हैं? और इसको बोलेंगे संतुलित बल। हाँ, संतुलित। हाँ, तो भाई ये तो तुम बोल बोल के प्रैक्टिस करोगे तो आएगा ना, ये तो हिंदी वाली बात है ना, बोलना नहीं आ रहा है। अभी तुम रुक जाओ। संपर्क बल समझ में आ गया? संपर्क बल, जब हम किसी के टच में आके कोई चीज़ बल लगे, ठीक है, जैसे पेशीय बल और घर्षण बल। और असंपर्क बल जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है। ये याद, इससे पहले नहीं पता था ना तुम्हें गुरुत्वाकर्षण बल, अब पता चल गया ना। पेपर में अगर आए ऐसे कि अगर कोई चीज़, अगर धरती से सेब गिरा, मतलब पेड़ से सेब गिरा नीचे की ओर, तो ये कौन सा बल लगा है इसको? गुरुत्वाकर्षण बल लिख दोगे। अगर पेपर में आए गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं, तो भी लिख दोगे ना। मतलब अगर धरती से सेब, जब धरती, सुनो, गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं, पेपर में सवाल आया, ठीक है। जो पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल है और वो बल पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल, इतना एक लाइन में याद कर लो, पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल, जिससे सारी चीज़ पृथ्वी की तरफ आकर्षित होती है, खींचती है, ठीक है। जैसे उदाहरण देना हो तो ये सब पे लागू होगा। पहली बात तो ये है, सारी चीज़ नीचे ही तो है। कोई चीज़ अगर उड़ रही है, अगर एरोप्लेन उड़ रही है आसमान में, तो वो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध उड़ रही है, बल लग रहा है ना ऊपर, इंजन बल लगा रहा है उड़ाने में। हाँ, अगर इंजन बंद कर दें, बल लगाना बंद कर दें, तो पृथ्वी खींच लेगी उसे, गिर जाएगा ना, हमेशा तो आसमान में नहीं उड़ता रहेगा ना, तो इसीलिए। हाँ, तो कोई भी चीज़ जो धरती अपनी तरफ खींच रही है उसे गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं, ठीक है, समझ गए। चुंबकीय बल भी तुम जानते हो, दो चीज़ आपस में, दो चुंबक आपस में अट्रैक्ट करते हैं या, हाँ, नॉर्थ और साउथ, ध्रुव। भाई ध्रुव होते हैं ना चुंबक में, अब वो लिखे हुए तो नहीं रहेंगे ना चुंबक में, लेकिन वो होते हैं। जैसे तुम्हारा ये सर है, सर पे लिखा हुआ तो नहीं है ना ये सर है, लेकिन है तो सर, है ना। वैसे चुंबक है, चुंबक के ऊपर भी एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, ठीक है। जैसे पृथ्वी भी है, पृथ्वी का भी बना रखा है ना, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, पृथ्वी का भी होता है, लेकिन अगर देखने जाओगे तो नहीं दिखेगा, लेकिन हमने उसका नाम रख दिया, ठीक है। तो चुंबक में दो ऐसी चीज़ें होती हैं, अगर वो सेम है, चुंबक का अगर नॉर्थ पोल दूसरे चुंबक का नॉर्थ पोल है ना, उसको हमने एक समान कर दिया तो वो क्या करेगा, धक्का देने लग जाएगा, ठीक है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। अगर हमने एक नॉर्थ रखा, एक साउथ कर दिया, तो वो खींच लेगा, ठीक है। अपोजिट अट्रैक्ट करता है ना, अपोजिट चीज़ आपस में अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात? घर्षण बल, पेशीय बल समझ में आ गई, ये बलों का वर्गीकरण होता है। इसके अलावा तुम्हें संतुलित बल, असंतुलित बल समझ में आ गया। संतुलित बल रस्सी कस्सा वाला बताया था, ठीक है। अगर कोई चीज़, कोई भी टीम नहीं जीत रही है, रस्सी बराबर बनी हुई है, तो संतुलित बल है। अगर किसी ने भी ज़्यादा बल लगाया तो असंतुलन हो गया, है ना, संतुलित नहीं रही चीज़, ज़्यादा उसने लगा दिया, तो वो कौन सा है, असंतुलित बल है, ठीक है।
ये बात भी समझ में आ गई। अब बल की वजह से क्या क्या प्रभाव पड़ता है, उसके परिमाण में प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, बल मतलब क्या होता है, बल के गुण होते हैं, सॉरी गुण, या तो ज़्यादा ज़ोर से बल लगाओ या धीरे से बल लगाओ। ठीक है, या तो उसको दिशा दे दो कोई। ठीक है, जिस दिशा से आ रही है उसकी दिशा बदल दो। ठीक है, तो परिमाण में परिवर्तन आता है और दिशा में। ठीक है, ये इसके प्रभाव हैं। अब इसके लिए दो चीज़ होनी ज़रूरी होती है। ठीक है, अब बल का तो तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया है ना। इसको तुम एक दो बार रिवाइज करोगे ना, बुक खोल के पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा अच्छे से। क्योंकि ये जो तुम्हें मुझे समझ में आ रहा है ना, जो कुछ कुछ शब्द हैं जैसे असंतुलित, घर्षण, ठीक है, ये तुम्हें मुश्किल पड़ रहे हैं बोलने में, क्योंकि हमारे बोलचाल के शब्द नहीं। आपको समझ आती थी है। हाँ, जब मैं पढ़ता हूँ ना, ऐसे लगता है कि खाली मैं पढ़ रहा हूँ और फिर भूल गया। जैसे अभी मैंने एक चीज तो भाई बार बार पढ़ना होता है। हमारा दिमाग पता है कैसे काम करता है। बार बार ही पढ़ता, मैं 2-3 बार पढ़ता हूँ तब भी मैं दिमाग में पढ़ता है। हाँ, तो और पढ़ो भाई, ज़्यादा दिन में नहीं। कहते हैं ना रिवाइज करो, रिवाइज दोहराओ, क्यों बोलते हैं। हाँ, कोई भी इंसान हो, साइंस में लाते कि कोई भी इंसान हो वो 20 से 25 मिनट से ज़्यादा पढ़ नहीं सकता, इसलिए पढ़ाई के बीच में ब्रेक लेनी चाहिए। भाई पढ़ने को तो तुम 16 घंटे पढ़ लो लगातार, ये होता है फोकस। ये जो तुम कह रहे हो ना कि 15 मिनट पढ़ सकता है, 25 मिनट पढ़ सकता है, भाई अब मैं तो 1 घंटे तक पढ़ सकता हूँ। ये सबका अलग अलग होता है। मैं 1 घंटे तक ना लगातार बैठ के पढ़ सकता हूँ ध्यान से, मेरा 1 घंटे की लिमिट है, तुम्हारी कम होगी। हाँ, तो देखो, एक होता है किताब खुली हम पढ़ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, हाँ ना, समझ नहीं आ रहा है। एक होता है एकदम ध्यान से समझ के पढ़ रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जैसे पढ़ते नहीं है ज़्यादा लेकिन फिर भी ज़्यादा नंबर ले आते हैं, और कुछ होते हैं भाई पढ़ तो रहे हैं लेकिन उन्हें समझ तो आ नहीं रहा है, ज़्यादा पढ़ रहे हैं। तो समझना मेन ज़रूरी चीज़ क्या हुई, समझना। अगर समझ में आ रहा है ना तो उसके तरीके अपनाओ। अगर मान लो अब तुम खुद पढ़ते गुरुत्वाकर्षण बल, मैंने तुम्हें ऐसे बता दिया, गुरुत्वाकर्षण बल उस प्रकार का बल होता है जो पृथ्वी अपने तरफ किसी भी वस्तुओं को आकर्षित करती है, उसको गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। समझ में आया तुम्हें? थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर ये मैं किसी मुश्किल भाषा में बोलूँ तो तुम्हें समझ नहीं आएगा। अगर मैं कोरियन में बोलूँ, कोरियन भी एक तो भाषा है, तो चाहे तुम पूरे दिन बैठ के समझते रहो, चाई चू चाई ची, ग्रेविटेशनल चाई चू चाऊ चू, तो समझ में आया? समझ ही नहीं आएगा भाई। तो जिस तरीके से तुम्हें समझ में आए, जिस भाषा में समझ में आए, इसलिए ऐप बता रखे हैं ना चैट जीपीटी कि आसान भाषा में समझाओ, ठीक है, ऐसे बोल दो समझा देगा। टीचर क्या काम करता है? टीचर ये तो काम करता है कि किताब में तो लिखी हुई है भाषा, ठीक है, उसको अलग अलग टीचर समझाएंगे ना तो अलग अलग तरीक़ों से समझाएंगे। कुछ होगा अलग अच्छे अंदाज से समझा देगा, मेरा अंदाज कुछ अलग होगा समझाने का। जैसे मैंने तुम्हें उदाहरण के साथ समझाया, ठीक है, सेब गिर रहा है नीचे की तरफ, एरोप्लेन वाला दिया, ठीक है, एरोप्लेन वाला तो मेरा खुद का उदाहरण है ना, कि उड़ रही है, अगर बल लगाना बंद कर दे एरोप्लेन तो क्या होगा, पृथ्वी अपनी तरफ उसे खींच लेगी बल लगा के, गुरुत्वाकर्षण बल लगा के, ठीक है। तो ये तरीके हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा है एक तरीके से, तरीका बदल लो, ठीक है। ये जो तुम कह रहे हो ना 25 मिनट और 30 मिनट, ये यही है, ठीक है। अब हमने बल आज पढ़ लिया है, ठीक है। दूसरा टॉपिक है इसमें बल, दाब, ठीक है, प्रेशर बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, ये हम कल पढ़ लेंगे, ठीक है। कभी आज के ज़माने में ऐसी चुंबक मिलती है जो कि भाई तुमने चुंबक टॉपिक पढ़ा है? चुंबक के भी कई प्रकार होते हैं, ठीक है, और शू मैग्नेट, हाँ, आज के ज़माने में ऐसी चुंबक मिलती है, और क्या सब मिलती है भाई। हाँ, मिलने लग गया ये भाई ये दुकानों पे तो नहीं मिलेगी ऐसे, लेकिन ये इसका जो कई टूल्स बनते हैं ना, जैसे ट्रेन वगैरह बन रही है उसमें इस्तेमाल तो हो रहा है ना, पार्ट्स बन रहे हैं चीज़ों, उसमें इस्तेमाल होती हैं चीज़ें, ठीक है। ये चीज़ बहुत अब ये खिलौना तो ना है जो तुम मिले दुकान पे मिलेगा, खिलौने वाला चुंबक मिलता है दुकान पे, ठीक है।
तो आज हमने क्या पढ़ा? बल।